हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नमस्ते आईटीआई पे। और ये डीजल मैकेनिक की कंप्लीट सीरीज चल रही है। आप सबको पता होगा, अगर आप स्टार्टिंग से इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो इसके पीछे की जो भी क्लासेस हुई हैं ऑब्जेक्टिव की, उसमें हमने इंजन का परिचय और आईसी इंजन या हीट इंजन या डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक व्हीकल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनके बारे में चैप्टर बाय चैप्टर चर्चा करते हुए चले आ रहे हैं। आज की इस सीरीज में हमारा अगला टॉपिक होने वाला है क्रैंक सॉफ्ट, है ना। क्रैंक सॉफ्ट, इसके पहले हम लोगों ने लुब्रिकेशन, स्नेहक, पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजन, इंजन का इतिहास, इंजन का परिचय, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर है वो क्रैंक सॉफ्ट है। क्रैंक सॉफ्ट के साथ साथ हम लोग कैम सॉफ्ट भी देखेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक होती हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसकी थ्योरी में हमने डिटेल में चर्चा की है, फिगर दिखा के आपको चीज़ें अच्छे से समझाई है। अब अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव सीरीज पसंद आ रही है तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे थ्योरी क्लास में जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको वो भी अच्छी लगेंगी और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इस कोर्स में आपको वीडियो की थ्योरी लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ में क्लास की नोट्स मिल जाएंगी। अभी क्लास कंप्लीट नहीं है, लगभग 60% क्लासेस की कंप्लीट हो चुकी हैं। 40% क्लासेस रुकी हुई थी इस वजह से क्योंकि एएलपी का सीबीटी 1 का एग्जाम बच्चों का अभी सबसे पहले है, सीबीटी 2 का उसके बाद होता है। बट अब वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। उसी के साथ में क्लास की नोट्स मिल जाएगी। और नोट्स कैसी रहेगी? हैंड रिटन, कॉपी पे लिखी हुई हाथ से नोट्स आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें अपने रैंक वगैरह चेक कर सकते हैं आप लोग। इस कोर्स की जो फीस है वो 499 रुपए है। वैलिडिटी इसकी आपकी 1 साल रहने वाली है, ठीक है। अब सिर्फ रेलवे ही नहीं, सिर्फ एएलपी ही नहीं, इसके अलावा और भी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद हमारे किसी और कोर्स में आपको एनरोल होने की ज़रूरत नहीं है। या भी किसी भी टीचर के, या कहीं आप किसी टीचर से पढ़ भी रहे हैं, किसी कोर्स को आपने ज्वाइन कर लिया है, तो भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन ना करें। मैं सलाह यही दूंगा, हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डली हुई है यूट्यूब पे, उसको वॉच करें। अगर आपको ज़रूरत है तो नोट्स आप हमारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। चैप्टर क्या है? क्रैंक सॉफ्ट। क्रैंक सॉफ्ट। अब आपको पता है कि सिलेंडर हुआ हमारा, सिलेंडर में मूव करता है पिस्टन। पिस्टन कैसा गति करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, यानी कि प्रत्यागामी गति करता है। या तो ऊपर नीचे गति करेगा पिस्टन आपका सिलेंडर में अगर ऊर्ध्वाधर सिलेंडर रखा हुआ है, या तो आगे पीछे गति करेगा अगर सिलेंडर की पोजीशन क्षैतिज है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है। अब इस कंडीशन में पिस्टन के साथ हमारी एक चीज जुड़ी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है। उस कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी हुई होती है हमारी क्या? क्रैंक सॉफ्ट, जो कि सॉफ्ट को घुमाती है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्रैंक सॉफ्ट वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। और क्रैंक सॉफ्ट से ही जुड़ी हुई हमारी कैम सॉफ्ट होती है, जो कि ऊपर होती है इंजन के पास, जहां पे आपके वाल्व का अरेंजमेंट रहता है। तो ये कैम सॉफ्ट और ये आपकी क्रैंक सॉफ्ट, इन्हीं दो चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब एक चीज तो क्लियर हो गया होगा आपका कि पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उस मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्रैंक सॉफ्ट लगा होता है ना। क्रैंक सॉफ्ट बहुत ही हार्ड मटेरियल का होता है और उसको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, उष्मा उपचार के द्वारा बहुत ही हार्ड और टफ बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि निकिल क्रोमियम स्टील, निकिल क्रोमियम वैनेडियम स्टील, इस प्रकार की धातुओं से हमारी क्रैंक सॉफ्ट बनाई जाती है। अब क्रैंक सॉफ्ट में बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। जैसे सबसे किनारे आगे के सिरे पर अगर आप देखेंगे क्रैंक सॉफ्ट में तो एक पुली लगी होती है। मैंने थ्योरी में पढ़ाया है ना, ये एक पुली लगी हुई होती है और इस पुली से हमने बेल्ट को जोड़ा होता है, जिसे हमारा रेडिएटर, कंप्रेशर, है ना। और साथ में अगर आपकी कार में एसी है या किसी वाहन में, तो उसके कंप्रेशर को चलाने के लिए हम इस पुली के द्वारा बेल्ट को जोड़ करके अपने अन्य उपकरणों को, जैसे रेडिएटर या पंप या ब्लोअर, किसी भी प्रकार के उपकरण को हम लोग चलाते हैं। उसके अलावा इसी पुली के बगल में एक वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है। क्या लगा होता है? वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है, जो कि उत्पन्न होने वाले क्रैंक सॉफ्ट में वाइब्रेशन को क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है। फिर हम लोग देखेंगे तो यहीं पे आगे की इस तरफ ही हमारे पास एक गियर या स्प्रॉकेट लगी होती है। क्या लगी होती है? गियर या स्प्रॉकेट। इसी गियर या स्प्रॉकेट के द्वारा हम लोग चलाते हैं किसको?
कैमशाफ्ट को, क्योंकि पावर तो हमारे सिर्फ किसको मिल रही है, कैमशाफ्ट को मिल रही है पिस्टन को मूव करने से। अब इस क्रैंक सॉफ्ट से हमको कैम सॉफ्ट को चलाना है। कैम सॉफ्ट को क्यों चलाना है, क्योंकि भाई इंजन के अंदर इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व है ना, अंदर सिलेंडर के अंदर हमको पेट्रोल भेजना है, डीजल भेजना है, उसके लिए हमको वाल्व को खोलना और बंद करना पड़ेगा। तो कोई इंसान अपने से मैनुअल तो जा करके खोलेगा नहीं, बंद करेगा नहीं, तो उसके लिए हमने क्रैंक सॉफ्ट की पावर को ट्रांसमिट किया कैम सॉफ्ट पर, और कैम सॉफ्ट पर बनी हुई कैम लोब के द्वारा, किसके द्वारा, कैम लोब के द्वारा टैपेट के माध्यम से हमारे वाल्व को खोला और बंद किया जाता है। तो ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, गियर या स्प्रॉकेट के द्वारा। बोलते हैं ना स्प्रॉकेट हमारी खराब हो गई, स्प्रॉकेट या गियर के द्वारा। फिर हम लोग सबसे पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ हमारी फ्लाई व्हील लगी होती है। पीछे की तरफ क्या लगी होती है, फ्लाई व्हील लगी होती है। ये बेसिक सा परिचय था, हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, जैसे जैसा मिलेगा वैसे वैसे चीजें आपको बताते चलेंगे। लेकिन ये कहाँ क्या पढ़ रहे हैं ये तो जानना जरूरी था ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपका टाइम लिया। आते हैं अपने पहले सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, क्रैंक सॉफ्ट इंजन का मुख्य भाग है। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि क्रैंक सॉफ्ट भाई क्या है, इंजन का मुख्य भाग है। इस भाग का कार्य क्या है, क्रैंक सॉफ्ट का वर्क पूछा गया है क्या है, तो मैंने अभी बताया आपको कि पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, प्रत्यागामी गति को घूर्णी गति में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्रैंक सॉफ्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, क्रैंक सॉफ्ट की दोलन गति करती है। क्रैंक सॉफ्ट दोलन गति नहीं करती भाई, क्रैंक सॉफ्ट कैसी गति करती है, घूर्णी गति करती है ना, रोटरी मोशन में क्रैंक सॉफ्ट मूव करती है। दोलन गति कौन करता है, तो दोलन गति आपका कनेक्टिंग रॉड करता है। कौन करता है, कनेक्टिंग रॉड, जो कि पिस्टन और क्रैंक सॉफ्ट के बीच की कड़ी होती है ना। तो दोलन गति कह रहा है क्रैंक सॉफ्ट की, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोलन गति किसका होता है, कनेक्टिंग रॉड का होता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, क्रैंक सॉफ्ट पिस्टन की दोलन गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करती है। बिल्कुल सही कह रहा है ना। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्रैंक सॉफ्ट गत्यात्मक गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करती है। देखिए क्रैंक सॉफ्ट पिस्टन की दोलन गति को, पिस्टन दोलन गति नहीं करता है, यहाँ पे ये लाइन गड़बड़ हो गई। दोलन गति कौन करता है, कनेक्टिंग रॉड करता है। पिस्टन कैसी गति करता है, अभी मैंने पीछे दिखाया ना, पिस्टन कैसी गति करेगा, रेसिप्रोकेटिंग या रेखीय मोशन में गति करेगा। ये जो आपका कनेक्टिंग रॉड है या ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, जैसे पेंडुलम घड़ी का चलता है, तो ये दोलन गति होता है। तो कनेक्टिंग रॉड दोलन करेगा, ये आपका क्रैंक सॉफ्ट कैसे करेगा, रोटरी मोशन करेगा, और पिस्टन आपका कैसा करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से सवाल बनेगा। फिर क्रैंक सॉफ्ट गत्यात्मक गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करता है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों ऑप्शन क्यों गलत हुए वो मैंने आपको बताया। द क्रैंक सॉफ्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द इंजन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट, क्या इस पार्ट का काम होता है। द क्रैंक सॉफ्ट कन्वर्ट डायनेमिक मोशन इनटू रोटेशनल मोशन, है ना, गत्यात्मक गति को क्या करता है, घूर्णी गति में कन्वर्ट करता है। ये ऑप्शन परफेक्ट बैठ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे आए। चलो, क्रैंक सॉफ्ट की ऊष्मा उपचार विधि क्या है। हमने बताया अभी स्टार्टिंग में आपको कि क्रैंक सॉफ्ट बहुत ही हार्ड और टफ होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्रैंक सॉफ्ट होती है, क्रैंक सॉफ्ट को हम लोग निकिल क्रोमियम स्टील, वैनेडियम स्टील, इन सब चीज़ों से बनाते हैं मिला करके, है ना, यानी कि जो हार्ड हो। किससे किससे, निकिल स्टील से बना देंगे हम लोग, निकिल स्टील से हम लोग बना देंगे, क्रोमियम वैनेडियम स्टील से बना लेंगे। ये सब क्या है, बहुत ही हार्ड और टफ मटेरियल है। इन सब धातुओं से क्या होती है, हमारी क्रैंक सॉफ्ट बनी होती है। लेकिन इसके अलावा भी और इसमें सुधार करने के लिए, इनके माइक्रोस्ट्रक्चर में और रिफाइन करने के लिए, इनके माइक्रोस्ट्रक्चर को और बढ़िया बनाने के लिए और ये टफ और हार्ड बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट। अब हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है कि धातुओं की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का हम लोग सुधार कर सकते हैं, यानी कि यांत्रिक गुणों का विकास करना हो तो हम लोग ऊष्मा उपचार करते हैं। ऊष्मा उपचार अलग चैप्टर है, हम लोग अलग से करेंगे उसके बारे में। तो देखिए क्रैंक सॉफ्ट में जो ऊष्मा उपचार हम लोग करते हैं वो क्या क्या करते हैं। क्रैंक सॉफ्ट में ऊष्मा उपचार करने के लिए एक तो हम लोग क्रोम प्लेटिंग करते हैं। क्रोम प्लेटिंग का मतलब क्या है कि क्रोम की उसमें प्लेटिंग कर देना, है ना। क्या क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा कार्बोराइजिंग,
कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, कार्बन की मात्रा को ऐड करते हैं उस मेटल में, जिस मेटल की हीट ट्रीटमेंट करनी हो, अगर उसमें कार्बोराइजिंग करना है हमको, तो उसमें कार्बन की मात्रा को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, कार्बोराइजिंग कर सकते हैं, और साथ में नाइट्रोजन की मात्रा ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें नाइट्राइडिंग कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन मिला लीजिए, एनिलिंग नहीं, टेम्परिंग नहीं, केस हार्डनिंग नहीं, नाइट्राइडिंग सही हो जाएगा। नाइट्राइडिंग से होता क्या है, नाइट्राइडिंग से करते क्या हम लोग, नाइट्रोजन की मात्रा को ऐड करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, है ना। साथ में हम लोग कार्बोराइजिंग भी करते हैं और क्रोम प्लेटिंग भी की जाती है आपकी किसमें, क्रैंकशाफ्ट में। तो यहाँ पे नाइट्राइडिंग ऑप्शन है, अगर नाइट्राइडिंग नहीं होता तो कार्बोराइजिंग सही होता, कार्बोराइजिंग नहीं सही होता तो क्रोम प्लेटिंग भी की जाती है। तो ये ऊष्मा उपचार विधियां हैं जो कि क्रैंकशाफ्ट पे की जाती हैं, है ना, उसको स्टेबल बनाने के लिए और लंबे समय तक वो लगातार काम कर सके। व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट मेथड ऑफ क्रैंकशाफ्ट, तो वो क्या हो जाएगा, नाइट्राइडिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो केस हार्डनिंग लिखा हुआ है ना, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग का मतलब क्या है कि सिर्फ बाहर बाहर की चीजों को क्या कर देना, हार्ड कर देना, केस हार्डनिंग। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सरफेस हार्डनिंग। ये अलग चैप्टर है, यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। टेम्परिंग, एनिलिंग, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो नाइट्राइडिंग क्लियर, नाइट्राइडिंग का मतलब नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना। अब देखिए क्रैंकशाफ्ट जर्नल के अंडाकृति और सकरेपन यानी कि ओवेलिटी और टेपर को जांचने के लिए, चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट है हमारे पास, अगर उसके शेप में किसी प्रकार की ओवेलिटी आ जाती है, यानी कि उसका शेप अंडाकार हो जाता है, या उसके अलावा टेपर हो जाता है कहीं पे, है ना, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, टेपर हो जाता है, उसको चेक करने के लिए कितना ओवल है वो, कितना टेपर है वो, उसके लिए हमारे पास एक उपकरण होता है, वो क्या होता है, माइक्रोमीटर। टूल वाले चैप्टर में मैंने थ्योरी में कराया है माइक्रोमीटर, डिटेल में माइक्रोमीटर को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या उपकरण बचता है, माइक्रोमीटर बचता है, ठीक है। कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, है ना। कैलिपर का काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहरी डायमीटर को मेजर करना या इंटरनल डायमीटर को मेजर करना, है ना। ये दो भाग में, दो जबड़े में ऐसे होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहरी डाया को हमको मेजर करना है तो हम लोग इस कैलिपर का यूज करेंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल डायमीटर, जैसे गिलास रखी है, अगर इसका मेजर करना हो तो हम लोग आउटर कैलिपर का यूज करेंगे। क्लियर है। तो कैलिपर का काम ये हो गया, माइक्रोमीटर आपका ओवल है और टेपर है तो उसको चेक करने के लिए, है ना। बोर गेज, है ना, बोर को चेक करने के लिए, बोर डाया चेक करने के लिए, बोर डाया क्या है मैंने पीछे बताया है। और फीलर गेज क्या होता है, फीलर गेज होता है कि अगर दो मेटिंग सरफेस हैं आपस में, यानी कि दो लोहे की प्लेट हैं या नट बोल्ट है, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप जो रहता है उसको चेक करने के लिए हम लोग फीलर गेज का प्रयोग करते हैं, है ना। तो टू मेटिंग सरफेस के बीच में गैप को चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। पतली पतली पट्टियों पे बहुत सारी पट्टी लगी होती है, वही पट्टी हम लोग डाल डाल के उसमें चेक करते हैं, ये फीलर गेज हो गया। चारों ऑप्शन मैंने बताया आपको, चारों, और इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के जर्नल में अंडाकृति यानी कि ओवेलिटी और टेपर को चेक करने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। आगे बढ़ें, क्रैंकशाफ्ट का आघूर्ण सीधे किस पर जाता है, क्रैंकशाफ्ट टार्क, अब जब कोई चीज रोटेट करेगी तो उस पर क्या होगा, टार्क आएगा, है ना, आघूर्ण। तो कह रहा है कि क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट का टार्क सीधे किस पे जाता है, तो देखिए पीछे की तरफ, क्रैंकशाफ्ट में सबसे पीछे की तरफ एक पहिया लगी होती है ना, पीछे की तरफ स्टील की एक पहिया लगी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील बोलते हैं। सारा का सारा टार्क जाकर के एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, आपकी फ्लाई व्हील पे। कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, आपकी फ्लाई व्हील पर। क्योंकि एक बार हमको पावर मिलती है फोर स्ट्रोक इंजन में, बाकी 3 बार हमको पावर की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में यही फ्लाई व्हील अपने आप अंदर सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाकी 3 बार अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और भेजता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि क्रैंकशाफ्ट का आघूर्ण सीधे डायरेक्ट किस पे जाता है, तो वो जाता है आपकी फ्लाई व्हील पे, है ना, on flywheel. The torque of the crankshaft goes directly to flywheel. ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लाईव्हील कहां पर स्थापित होता है, पीछे मैंने बता ही दिया है ना, कि क्रैंकशाफ्ट के पीछे की छोर पर, क्रैंकशाफ्ट की पीछे की छोर पर, अभी बताया ना।
तो क्रैंकशाफ्ट के आगे की छोर पर क्या होता है यह भी पूछ सकता है। तो आगे की छोर पर होती है लगी पुली, वाइब्रेशन डैम्पर, वाइब्रेशन डैम्पर, साथ में गियर या स्प्रॉकेट, गियर या स्प्रॉकेट। क्लियर? वाइब्रेशन डैम्पर या गियर स्प्रॉकेट ये किधर लगी होती है? आगे की तरफ लगी होती है। सवाल ये भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। वाइब्रेशन डैम्पर वही पुली के जस्ट बगल में लगा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल फ्लाईव्हील कहां लगा होता है? पीछे की तरफ। आगे की तरफ क्या होता है वो मैंने आपको बताया, एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील, नहीं ये गलत हो जाएगा, एट द रियर एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, है ना। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अगला सवाल, क्रैंकशाफ्ट निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? स्टार्टिंग में मैंने बताया कि निकिल स्टील हो गया, वैनेडियम स्टील हो गया, निकिल क्रोमियम मॉलिब्लेडिनम स्टील, इन सभी मटेरियल की हमारी क्रैंकशाफ्ट क्या होती है? बनाई जाती है ना। तो इसका ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द क्रैंकशाफ्ट मेड? तो निकिल स्टील, वैनेडियम स्टील, निकिल क्रोमियम मॉलिब्लेडिनम स्टील, इन सभी मटेरियल के हमारे क्या हैं? क्रैंकशाफ्ट बनाए जाते हैं। पीछे में ही हमने बताया इसके बारे में। क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है? पीछे मैंने बताया ना कि पीछे के सिरे पर क्रैंकशाफ्ट की फ्लाईव्हील लगी होती है, लेकिन आगे के सिरे पे जो लगा होता है वो क्या होता है? हमारा टाइमिंग गियर होता है, वाइब्रेशन डैम्पर होता है, फैन पुली होता है। वही पुली जो मैंने बताया है ना, इससे कि फैन पंप कुछ भी हम लोग चला सकते हैं। तो ये क्रैंकशाफ्ट के सदैव अगले सिरे पर लगा होता है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माउंटेड ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, तो क्या हो जाएगा? टाइमिंग गियर और साथ में वाइब्रेशन डैम्पर, फैन पुली, ये सारे कंपोनेंट आपके क्रैंकशाफ्ट के आगे वाले सिरे पे लगे होते हैं। आगे बढ़े हम लोग। सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। अब देखिए, क्रैंकशाफ्ट जब बनाई जाती है ना तो उसको दो तरीके से हम लोग बनाते हैं। पहला तरीका क्या होता है? सिंगल पीस, यानी कि एक बार में पूरी की पूरी क्रैंकशाफ्ट को कास्टिंग के द्वारा, ढलाई के द्वारा हम लोग बना लें। दूसरा तरीका क्या है? क्रैंकशाफ्ट के छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या करें? अलग अलग कास्टिंग के द्वारा बना लें, है ना। अलग अलग हम लोग क्या करें? कास्टिंग के द्वारा बना लें। अलग अलग हम लोग क्या करें? कास्टिंग के द्वारा क्रैंकशाफ्ट के सभी पार्ट को बना लें। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बिल्टअप क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं। और सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट का मतलब क्या हो गया कि एक बार में सांचे में डाल दिया मटेरियल पिघला करके, और एक बार में जैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया वो बन गया। तो सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट और बिल्टअप क्रैंकशाफ्ट, दो प्रकार से क्रैंकशाफ्ट हमारी बनाई जाती हैं। तो कह रहा है कि सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग हम लोग कारों में करते हैं। कहाँ करते हैं? कार में, ठीक है। अब देखिए, जो बिल्टअप क्रैंकशाफ्ट होती है, यानी कि जो टुकड़े टुकड़े में करके बनाई जाती है, उनको जोड़ने के लिए हम लोग नट बोल्ट का सहारा लेते हैं। नट बोल्ट का सहारा लेते हैं। उनको आपस में जोड़ना तो पड़ेगा, अब वेल्डिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि मटेरियल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा कहीं पे, तो उसमें क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन आने लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नट बोल्ट का वेट फिक्स होता है, वेल्डिंग आप कितना कर देंगे ये कोई फिक्स नहीं है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार में सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट। सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट का मतलब मैंने समझाया कि जब बनाते हैं तो एक ही बार में पूरा बना देते हैं, इसलिए हम लोग इसको सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट कहते हैं। क्रैंकशाफ्ट पर वाइब्रेशन डैम्पर कम करता है। किसको कम करता है? वाइब्रेशन डैम्पर किस लिए लगा होता है? वाइब्रेशन किस प्रकार का होगा? क्रैंकशाफ्ट आपकी जो मोशन करती है वो कैसी मोशन करती है? घूर्णी गति करती है ना। जब घूर्णी गति करती है तो जो वाइब्रेशन होगा वो भी किस टाइप का होगा? वाइब्रेशन का मतलब क्या है? कंपन। कंपन कैसा होगा? वो भी घूर्णी या मरोड़ी कंपन होगा, है ना। कैसा होगा? टॉरिजनल वाइब्रेशन होगा। तो उसको कम करने के लिए हमने क्रैंकशाफ्ट पर वाइब्रेशन डैम्पर लगाते हैं। कहाँ पे लगा होता है? आगे के सिरे पर। कहाँ पे लगा होता है? आपके पुली के जस्ट बगल में लगा होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? सही हो जाएगा। वाइब्रेशन डैम्पर रिड्यूस वाइब्रेशन एट क्रैंक केस टॉरिजनल वाइब्रेशन, इसको याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़े। क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक पिन तथा जर्नलों को बेस शाफ्ट व क्रैंक भार से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक पिन तथा जर्नलों को बेस शाफ्ट से व क्रैंक भार से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग बोल्ट या क्लिप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बोल्ट या क्लिप का। तो ए और बी ऑप्शन। अब इसमें क्या ही मैं समझाऊं, जोड़ने की युक्ति है। किससे जोड़ोगे भाई? नट बोल्ट से जोड़ोगे और क्या।
The crank pin and journals of the crankshaft are used to connect the base shaft and the crank wedge. crank weight किस लिए होता है? crank weight जैसे अभी पीछे हमने crank shaft दिखाया ना, यहाँ पे बनाया था ना, इस टाइप से क्रैंक सॉफ्ट होती है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे कम। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे हो गया, तो यहाँ पे हम लोग एक वेट एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं जिससे कि इसकी बैलेंसिंग बनी रहे, है ना। अगर कोई गोलाकार चीज अगर आप घुमाएंगे, उसमें एक तरफ कोई ज्यादा मटेरियल ऐड रहेगा, तो कैसा होगा, वो धीरे धीरे उसमें बैलेंसिंग नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम लोग वेट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। फिलहाल इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। और इसका सही ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा। बोल्ट और क्लिप से हम लोग जोड़ते हैं। अगले सवाल पे आए हम लोग। बिल्टअप क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग वाले इंजनों के लिए ही उपयुक्त होता है। देखिए बिल्टअप क्रैंकशाफ्ट मैंने बताया ना आपको कि बिल्टअप जो क्रैंकशाफ्ट होती है ना, बिल्टअप क्रैंकशाफ्ट का मतलब क्या है कि एक बार में नहीं, अलग अलग थोड़े थोड़े पार्ट्स को क्रैंकशाफ्ट को बनाना, फिर बाद में उसको नट बोल्ट से जोड़ देना। अब आप बताओ कि एक बार में अगर कोई जोड़ नहीं है, आपके पास कोई ऐसा पार्ट जिसमें कोई ज्वाइंट ही नहीं है, शुरू से लेकर के लास्ट तक सिर्फ एक ही पार्ट है, उसकी मजबूती ज्यादा रहेगी, या छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट को बना करके फिर उसको नट बोल्ट से जोड़ दिया जाए? नहीं, कोई एक, है ना, कहते हैं ना कि धागा अगर पूरी तरह से एकदम प्योर है, उसमें कहीं भी टूट फूट नहीं है, तो वो ज्यादा एग्जैक्ट है, ज्यादा बढ़िया, ज्यादा मजबूत है। उसी प्रकार से जो बिल्टअप क्रैंक सॉफ्ट होती है, हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स को तो बना लेते हैं, बाद में नट बोल्ट उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन उसमें उतनी सामर्थ्य, उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह पाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्टअप क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग किस प्रकार के इंजन के लिए उपयुक्त होता है? तो सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए। अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है, डबल सिलेंडर इंजन है, ट्रिपल सिलेंडर इंजन है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें पावर ज्यादा होगी। अब ज्यादा पावर होगी, और ये क्या है आपका, टुकड़े टुकड़े में जोड़ जोड़ करके तो आपने क्रैंकशाफ्ट बनाई है, तो पता चला कि क्रैंकशाफ्ट आपकी फेल कर जाएगी, तो इंजन आपका हो जाएगा बंद और खर्चा बैठेगा ज्यादा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंगल सिलेंडर इंजन में इस प्रकार का क्रैंकशाफ्ट यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हो, बारी बारी से थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में बनाते हैं और बाद में उसको नट बोल्ट के द्वारा जोड़ देते हैं, है ना। तो यूज्ड ऑफ बिल्ट अप क्रैंकशाफ्ट इज सुटेबल ओनली फॉर इंजन हैविंग सिंगल सिलेंडर, ए ऑप्शन। फिर अगले सवाल पे हम लोग आए। क्रैंकशाफ्ट पर इंजन वाल्वों की संख्या के बराबर क्या होता है? अब देखिए क्रैंकशाफ्ट पर इंजन की जितनी वाल्व रहेगी, उतने ही क्या रहेंगे, आपकी कैम लॉब रहेंगे। वाल्व से जुड़ी हुई क्या होती है? कैम लोब जुड़ी होती है। क्या होती है? कैम लोब। कैम लोब क्या होती है? कैम लोब वही होती है कि जितने वाल्व रहेंगे, उस वाल्व के ऊपर कैम लोब होगी। क्या करने के लिए? उसको खोलने और बंद करने के लिए। तो जितना वाल्व रहेगा किसी भी सिलेंडर में, अब एक सिलेंडर इंजन है तो जाहिर सी बात है सिर्फ दो वाल्व है उसमें, तो वहां पे दो कैम लोब होगी, एक इनलेट वाल्व को खोलने बंद करने के लिए और एक एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए। द नंबर ऑफ इंजन वाल्व्स ऑन द क्रैंक सॉफ्ट इज इक्वल टू इज मेड, तो वो क्या हो जाएगा आपका? कैम लोब हो जाएगा। जितने वाल्व उतनी कैम लोब आपकी बनेगी। क्लियर है यहां तक भाई? आगे बढ़ें, चलिए। क्रैंक सॉफ्ट पर कैम लोब की संख्या कितनी होती है? अच्छा, कैम लोब की संख्या उतनी ही होगी जितने वाल्व होंगे, ये तो पीछे हमने पढ़ा। कैम लोब की संख्या कितनी होगी? जितने वाल्व होंगे। लेकिन यहां पे सिलेंडर के टर्म में पूछा गया है। अच्छा एक बात बताओ भाई, सिलेंडर है, अगर एक सिलेंडर है जहां पे, वहां पे वाल्व कितनी होगी? दो वाल्व होगी। दो सिलेंडर है जहां पे, वहां पे कितनी वाल्व होगी? चार वाल्व होगी भाई, दो वाल्व इसकी, दो वाल्व इसकी। अब ये हमको पता है कि कैम लॉब कितनी होगी? जितने वाल्व होंगे। अगर वहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि सिलेंडर के हिसाब से, तो कैम लॉब यहाँ पे कितनी होगी? अगर एक सिलेंडर है तो दो कैम लॉब लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि एक सिलेंडर में दो वाल्व होती है, तो दो कैम लॉब भी लगेगी। तो सिलेंडर के मामले में अगर आप आएंगे, तो सिलेंडर की संख्या की दोगुनी हमारे पास क्या होनी चाहिए? कैम लॉब होनी चाहिए। समझ में आया क्या ये बात? है ना। अगर वाल्व के हिसाब से पूछे तो भैया जितना वाल्व उतना कैम लोब, लेकिन अब पूछ लिया कि सिलेंडर, एक सिलेंडर है ना, तो कितनी कैम लोब? तो एक सिलेंडर है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें दो ठो वाल्व रहेगा, तो एक सिलेंडर है तो दो कैम लोब, दो सिलेंडर है तो चार कैम लोब,
4 सिलेंडर है तो 8 कैम लोब। अब 4 सिलेंडर है तो उसमें 8 वाल्व होगा, इसलिए 8 कैम लोब होगी। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्वाइस द नंबर ऑफ द सिलेंडर। ये कॉन्सेप्ट है लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको याद होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आए हम लोग। क्रैंक पिन का संकरापन और अंडाकृति को निम्न में से सुधारा जा सकता है। अगर क्रैंक पिन में किसी प्रकार का ओवल शेप आ जाता है, नैरोनेस आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग घर्षण से, है ना, हल्का फुल्का फ्रिक्शन से घिस करके ठीक कर सकते हैं, है ना, फ्रॉम क्रैंक सॉफ्ट फ्रिक्शन। क्रैंक सॉफ्ट की फ्रिक्शन से वो ठीक हो जाता है ना। तो बी ऑप्शन, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगले नंबर पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? इंजन वाल्व किसके द्वारा खुलते हैं? इंजन वाल्व किसके द्वारा खुलते हैं? इंजन वाल्व खुलते हैं, नीचे होती है आपकी क्रैंक सॉफ्ट, क्रैंक सॉफ्ट जुड़ी होती है किससे? कैम सॉफ्ट से। और यहाँ पे होता है आपका सिलेंडर, और यहाँ पे होता है आपका पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, और ये जुड़ा होता है आपकी क्रैंक सॉफ्ट से। ये क्या है? आपकी कैम सॉफ्ट। और कैम सॉफ्ट पर ही क्या लगी होती है? आपकी कैम लोब लगी होती है। तो देखिए, इंजन वाल्व किसके द्वारा खुलते हैं? खुलते हैं चाहे बंद होते हैं, दोनों चीजें किसके द्वारा होगा? कैम सॉफ्ट के द्वारा होगा, कैम सॉफ्ट के द्वारा। अरे क्रैंक सॉफ्ट तो नीचे है, वाल्व के पास कौन है? कैम सॉफ्ट। हमेशा याद रखना कि वाल्व के पास ऊपर साइड में क्या रहती है? कैम सॉफ्ट रहती है। और कैम सॉफ्ट का काम ही होता है कि कैम लोब के द्वारा, टैपेट अरेंजमेंट के द्वारा वो क्या करे? आपके वाल्व को खोले और बंद करे। तो क्या हो जाएगा? बाई कैम सॉफ्ट ओपन द इंजन वाल्व। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कैम सॉफ्ट जो है वो क्या क्या नियंत्रित करती है? तो कैम सॉफ्ट जो ऊपर वाला पोर्शन था, है ना, वो क्या क्या? तो वाल्वों का खुलना भी वही निर्धारित करती है, वाल्वों का बंद होना भी, और वाल्व की टाइमिंग, कितने टाइम पे वाल्व का खुलना चाहिए और कितने टाइम पे वाल्व को बंद होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ाया तो यहीं से लीड और लैग नाम का एक टर्म आ जाता है। क्या आ जाता है? लीड और लैग, है ना। यानी कि पहले अगर खुल गया वाल्व, टाइमिंग अगर गड़बड़ाई तो या तो पहले खुलेगा या तो बाद में। और अगर पहले खुल गया तो उसको हम लोग बोलेंगे लीड, और बाद में खुला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैग। लैग का मतलब क्या है? आपका फोन भी जब स्लो चलता है तो आप क्या बोलते हैं? लैग कर रहा है, मतलब स्लो चल रहा है। तो लेट अगर खुल गया तो इसको बोलेंगे हम लोग लैग, पहले खुल गया तो बोलेंगे लीड। और कैम सॉफ्ट के द्वारा ये तीनों चीजें ही क्या की जाती हैं? नियंत्रित की जाती हैं। ये तीनों चीजें कौन डिसाइड करता है? कैम सॉफ्ट डिसाइड करता है। ओपनिंग ऑफ वाल्व, क्लोजिंग ऑफ वाल्व, और वाल्व टाइमिंग। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 पे आए। कैम सॉफ्ट चालन जिसे स्नेहक की आवश्यकता नहीं पड़ती कैसा होता है? अच्छा, कह रहा है कि कैम सॉफ्ट का ऐसा ड्राइव जिसमें लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप बताओ कि ड्राइव, ड्राइव कौन कौन सी हो सकती है? या तो आपके पास बेल्ट हो सकता है ना, या तो बेल्ट हो सकता है जो कि आटा चक्की में लगा होता है, आपने देखा होगा। या तो चेन ड्राइव हो सकती है जो कि साइकिल में आपकी लगी होती है और आपके बाइक में भी लगी होती है चेन। इसके अलावा क्या हो सकता है? गियर हो सकता है। गियर भी आपके कहाँ लगी होती है? आपके बाइक में या कार में लगी हो सकती है। अब आप बताओ, चेन में आप ग्रीसिंग ऑयलिंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अरे करते होंगे ना, ये तो देखा ही होगा व्यवहारिक तौर पे। गियर में भी बिल्कुल गियर ऑयल डलता है, तो इसकी भी ग्रीसिंग और ऑयलिंग हम लोग क्या करते हैं? करते हैं। यानी कि इसमें भी लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब ये कह रहा है कि कैम सॉफ्ट का ऐसा चालन जिससे स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती। आप बताओ, आटा चक्की के पास आप गए होगे, जो बेल्ट लगी होती है ना, वहां पे क्या उस बेल्ट में आप उसमें ऑयलिंग करोगे? अगर आप उस बेल्ट में ऑयलिंग कर दोगे, लुब्रिकेंट डाल दोगे, तो फिर स्लिपिंग होने लगेगी, है ना। वहां पे पकड़ के फ्रिक्शन से ही तो चलना होता है। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। इसका ऑप्शन ऐसे कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं कि दांतेदार जो रबड़ का पट्टा होता है ना, वो बेल्ट ड्राइव जो होता है उसमें हम लोग किसी प्रकार का स्नेहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कैम सॉफ्ट ड्राइव विच डज नॉट रिक्वायर लुब्रिकेशन इज टूथेड रबर बेल्ट। तो बेल्ट ड्राइव में किसी भी प्रकार की लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ें। कैम सॉफ्ट की संरचना में डैश डैश कैम लॉब पर टिका होता है। ऐसा क्या है कैम सॉफ्ट की संरचना में जो कि कैम लॉब पर टिका होता है? ऐसा क्या है? देखिए, ये कैम सॉफ्ट हो गई ना, यहां पे कैम लॉब होती है। अब देखिए, कैम लॉब के पास यहां पे क्या लगा होता है? टैपेट लगा होता है, टैपेट लगा होता है, और यहीं पे स्प्रिंग भी होती है। तो टैपेट या स्प्रिंग,
टैपेट, कैम सॉफ्ट की संरचना में टैपेट कैम लोब पर टिका होता है। तो टैपेट हमेशा किस पे टिका होता है? कैम लोब पे टिका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। टैपेट के बारे में हमने बताया है डिटेल में, विद फिगर समझाया है ना, कि आपकी कैम लोब हो गई, ये वाल्व को जो बंद करती, यहीं पे क्या लगा होता है? आपका टैपेट लगा होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। इंजन वाल्व बंद होते हैं किसके द्वारा? क्रैंक सॉफ्ट के द्वारा या कैम सॉफ्ट के द्वारा? किसके द्वारा इंजन वाल्व बंद किए जा सकते हैं? तो देखिए, जो यहां पे आपने देखा ना, कैम लोब थी, कैम लोब के पास हमने टैपेट लगाया था, यहीं पे लगी होती है आपकी स्प्रिंग। यहीं पे क्या लगी होती है? आपकी स्प्रिंग लगी होती है। अब धकेल दिया अगर नीचे की तरफ, पुश किया, तब तो आपकी वाल्व खुल गई। लेकिन पुश करने के बाद अब ये आपका जो कैम लोब है, जो टैपेट है, ये ऊपर कैसे जाएगा? तो ऊपर जाने की संरचना को हम लोग फिक्स करते हैं स्प्रिंग के द्वारा, है ना। स्प्रिंग अरेंजमेंट कई जगह आपने देखा होगा, जो क्लिप होती है, जो बालों में लड़कियां लगाती हैं, वहां पे भी स्प्रिंग लगी होती है, कि हमने पुश किया जबरदस्ती, प्रेशर लगाया उस पर, तब तो वो प्रेस खुल गया वो, लेकिन ऑटोमेटिक बंद कैसे होगा वो? तो स्प्रिंग स्प्रिंग के एक्शन से, है ना। स्प्रिंग ऐसी पोजीशन पे लगाई जाती है कि ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए। तो उस कंडीशन में हमारा जो बंद करने का काम होता है वो किसका होता है? स्प्रिंग का होता है। तो वहीं पे स्प्रिंग भी लगी होती है ना। तो आप इंजन वाल्व को कैसे बंद करेंगे? बाई वाल्व कमानियों। कमानियों का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग कैसी स्प्रिंग लगी होती है यहाँ पे? तो हेलिकल स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग दो प्रकार से होती है, हेलिकल और लीफ। लीफ स्प्रिंग को आपने ट्रकों में देखा होगा, ऐसे पत्ती तौर पे पट्टियों के माध्यम से स्प्रिंग लगी होती है, उसको हम लोग लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। हेलिकल स्प्रिंग कौन सी होती है? ये वाली स्प्रिंग, ये हेलिकल स्प्रिंग होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सब जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान से समझते रहिएगा, दिमाग में डालते रहिएगा, सोना नहीं है क्लास देखते समय। फोर्जिंग के पश्चात क्रैंक पिन तथा जनरल को किस प्रकार चिकना बनाया जा सकता है? तो ग्राइंडिंग से, है ना। ग्राइंडिंग के द्वारा हम लोग फोर्जिंग के बाद क्रैंक पिन तथा जनरल को चिकना बनाने के लिए, यानी कि स्मूथ बनाने के लिए, हम लोग ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। कुछ इंजनों में कैम लॉब की अक्ष टैपेट लिफ्टर की अक्ष से क्या होती है? ऑफसेट होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इंजनों में कैम लोब की अक्ष क्या होती है? लिफ्टर से ऑफसेट पे लगी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग फटाफट। गियर बॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट का सपोर्ट कौन प्रदान करता है? जो गियर बॉक्स होती है उसकी जो प्राइमरी शाफ्ट होती है ना, गियर बॉक्स की जो प्राइमरी शाफ्ट होती है, उसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है बियरिंग का, वो क्या होता है? स्पिगॉट बियरिंग। अब स्पिगॉट बियरिंग क्या होता है? या तो छोटी बॉल बियरिंग हो सकती है, बॉल बियरिंग, या तो रोलर बियरिंग में एक नीडल बियरिंग होती है। रोलर बियरिंग में एक नीडल बियरिंग। नीडल बियरिंग में क्या होती है? बहुत ही पतली पतली, बहुत ही पतली पतली सिलेंड्रिकल, जैसे ये पेन है ना, इसको दो भाग में काट दिया जाए, ऐसे बहुत सारे पेन के गोलाकार काट करके एक बियरिंग में फिट कर दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीडल बियरिंग बोलते हैं। तो गियर बॉक्स की जो प्राइमरी सॉफ्ट का सपोर्ट प्रदान करती है वो स्पिगॉट बियरिंग होती है ना। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग 23 नंबर। थ्रस्ट बियरिंग का अन्य नाम क्या है? थ्रस्ट बियरिंग का अन्य नाम क्या है? कॉलर बियरिंग है। और एक बात का ध्यान रखिए, जो थ्रस्ट बियरिंग होती है ना, वो एक्सियल लोडिंग को बियर करती है। कैसी? एक्सियल लोडिंग। एक्सियल लोडिंग यानी कि अक्षीय भार। अक्षीय भार को सहन करती है कौन? थ्रस्ट बियरिंग। 23 नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग थ्रस्ट बियरिंग को कॉलर बियरिंग नाम से भी जानते हैं। कॉलर बियरिंग का डैश डैश भार को, अच्छा वही सवाल है ना, कैसा? अक्षीय भार। किस प्रकार का भार? तो एक्सियल लोड, एक्सिस के ही अलोंग लोड, है ना। अगले नंबर पे कौन सा बियरिंग लोडिंग के अक्ष के समांतर होता है? यानी कि जिधर लोडिंग हो रही है, लोडिंग के एक्सिस के पैरेलल।
लोडिंग के एक्सिस के पैरेलल। कौन सी बेरिंग होती है भाई? तो वो होती है आपकी थ्रस्ट बेरिंग, है ना, थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग में थ्रस्ट फेसेस होते हैं, थ्रस्ट फेस होते हैं, वहीं पे छोटी छोटी लुब्रिकेशन नॉब भी बनी होती हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट बेरिंग ही ऐसी बेरिंग होती है जो कि लोडिंग एक्सिस के पैरेलल यानी कि समांतर काम करती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट ये चैप्टर था। थ्योरी मैंने डिटेल में बताया है, ऑब्जेक्टिव में जो भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं आपके एग्जाम में वो मैंने कवर करा दी है। फिर भी डिटेल में आशा यही करूँगा कि आप लोग थ्योरी अच्छे से कवर कर रहे होंगे, नोट्स हमारी पढ़ रहे होंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी अगले चैप्टर में, किसी अगले चैप्टर की क्लास के साथ। बहुत छोटा चैप्टर था इसलिए इसमें क्वेश्चन कम थे। अब क्रैंक सॉफ्ट में कितने ही क्वेश्चन ला देता मैं, तो बस इतने क्वेश्चन थे। मिलते हैं हम लोग किसी अगले क्वेश्चन पे, अगले सीरीज पे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी मैं बोल रहा हूँ, और सपोर्ट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस आएँ लगातार कंप्लीट हो जाएं, तो इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग को क्या करना है, शेयर करना है किसी ग्रुप में, अपने किसी दोस्त के साथ या कहीं भी। धन्यवाद।